हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। दोबारा से हम एक नई एनर्जी के साथ में सेशन को शुरू करते हैं। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो क्लास स्टार्ट की थी, वो हम लोगों ने टारगेट एसएससी CGL 2024 को करते हुए की है। टारगेट एसएससी CGL 202 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सेट नंबर 29 को आज टारगेट करने जा रहे हैं। बेटा, एक बार जाके आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे, एसएससी CGL टारगेट एसएससी CGL 2024, और उसके अंदर आप जब जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक। अभी तक हम सोल्यूशन दे चुके हैं। कंटिन्यू 28 दिन से ये क्लास चल रही है और पर डे आपको एक पेपर सेट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को एक नई एनर्जी के साथ में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। जुडिशियस। अच्छा, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। कैसा हो व्यक्ति? जो मतलब जिसमें समझ हो, बुद्धिमानी हो, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। ठीक है। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो अदूरदर्शी, यानी दूर का नहीं देख पाएगा, ये है ना, अदूरदर्शी। जैसे हम लोग वो लगाते हैं ना, चश्मा वगैरह लगाते हैं। ठीक है, मायोपिया। तो ये जो सिचुएशन होती है, शॉर्ट साइटेड, अदूरदर्शी, दूर का नहीं देख। केयरलेस का मतलब सभी को मालूम है, लापरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं हो, लापरवाह। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार। और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? ये भी लापरवाह होता है, लापरवाह। तो अभी मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए। जुडिशियस का मतलब समझदार होता है, मेरे को ज़रूरत है सेंसिबल की। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें वर्ड दिया हुआ है एक्सटॉल। क्या दिया हुआ है? एक्सटॉल। अब एक्सटॉल वर्ड किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एक्सटॉल का मतलब होता है बेटा, किसी की हम लोग एडमायर करते हैं, किसी को प्रशंसा करते हैं। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? एडमायर करना, किसी को प्रशंसा करना। अच्छा, प्रेस का मतलब भी किसी को एडमायर करना या प्रशंसा करना। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम होता है। पनिश का मतलब किसी को सजा दे देना भैया। ठीक है। और डिसमे का मतलब क्या होता है? बेचैनी होता है। डिसमे का मतलब क्या होता है? बेचैनी। ठीक है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं, एक मिनट, बेचैनी डबल इसमें, अभी आप देख रहे हैं एक्सटॉल का मतलब क्या है? एडमायर। मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही आपको भी टिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू सी, क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू द अपोजिट। किससे रिलेटेड है ये? अपोजिट से, मीनिंग से रिलेटेड है। अब मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर 3 दिया गया है, वर्ड है हमारे पास में इनकॉम्पिटेंट। देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब तो होता है समझदार, और इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो ना समझ हो, यानी जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं नोवाइस हो। नोवाइस का मतलब होता है अनाड़ी। कैसा हो? जो अनाड़ी हो, बिल्कुल। ठीक है। डेस्परेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति होपलेस है, निराश है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किल्ड, जो बिल्कुल जिसके अंदर गुणवान है। फॉरलॉन का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है, ऑर्फेन होता है। फॉरलॉन का मतलब क्या था? अनाथ और ऑर्फेन। होपलेस का मतलब निराशाजनक, अभी बात चर्चा की थी हमने। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अब इस स्थिति में देखिए, इनकॉम्पिटेंट का मतलब हो गया अनाड़ी। अनाड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रस, स्किल्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जितने भी वर्ड अभी आ रहे हैं इस एग्जाम में, मैं खुद अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि ये वही वर्ड हैं जो मैं फाइल के अंदर बच्चों को दिए थे। मेरे को खुद को बिलीव नहीं होता है। तो जो फाइल में प्रोवाइड की है ऑफलाइन बैच में, उसमें से बन पा रहा है बेटा, है ना। तो करते जाइए, होता है सिलेक्शन।
कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं आ रहा है, वही सिलेबस मैंने पढ़ाया है जो आपका एग्जाम डिमांड करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेट करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहता हो। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, एकांत होता है, अकेले रहता हो। तो पहला वर्ड है बैरागी, वैरागी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कोई मेट्रो सिटी हो, महानगर हो, है ना, शहर को। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी, जो किसी की शरण में आया हो। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जिसने पूरे संसार को अपना घर मान लिया हो, विश्ववादी, विश्ववादी। ऐसे कई धर्मगुरु हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं, उनका कोई वीज़ा या पासपोर्ट ऐसा कुछ नहीं लगता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, यानी सर्वदेक नागरिक। अब आपको इधर पे चेक करना है कि गिवन वर्ड कैसे कैसे काम कर रहे हैं। सॉलिट्यूड मतलब जो एकांत में रहता हो, वैरागी हो। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, रिक्लस। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करता हो। बेटा ना जाने कितनी बार मैं फाइल में याद करा चुका हूँ, ऑफलाइन में ना जाने कितनी बार मैंने बताया है इस वर्ड को, और ये हर साल पूछता है एसएससी अपने ब्रांच में। कभी ना कोई, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपी हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मोस्ट रिपीटेड वाला समझ लीजिए, उनका पसंदीदा प्लेयर समझ लीजिए कि ये मैदान में तो जरूर आएगा। तो देखिए फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, निराशावादी। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। और एथीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता हो, यानी नास्तिक, डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो अब यहाँ पर अगर वर्ड देखें, वर्ड क्या रहा है, लव्स मैनकाइंड। इसमें से एक वर्ड देखिए, फिल। फिल का मतलब होता है लव। क्या होता है, फिल का मतलब लव होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। फिल वर्ड आ जाए, एक्चुअली वर्ड होता है फिल इन, या फिर कभी कभी वर्ड आ जाए फिल आ जाए, या फिला आ जाए। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये किसको इंडिकेट करते हैं, लव को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 किस तरह के कंसेप्ट को बताता है, तो 6 वाले को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। कोई स्पीच, कोई प्ले हो गया, नाटक के अंत में कलाकार के द्वारा जो स्पीच दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। तो पहला वर्ड है प्रोलॉग। प्रोलॉग तो भैया स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ का, जैसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, प्रस्तावना होती है, प्रस्ताव कह सकते हैं, प्रस्तावना या प्रस्ताव। एपिलॉग का मतलब क्या होता है, ये अंत होता है, ये कॉन्क्लूजन होता है। अगर ऊपर वाला इंट्रोडक्शन होगा तो ये लास्ट में क्या आता है, कॉन्क्लूजन आता है। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, ये एक ही व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण, एक ही व्यक्ति बोलेगा, एक साइड से बोलेगा, इसको एक वाद बोल सकते हैं। या फिर आप इसको कुछ जगहों पे स्वागत भाषण भी बोला गया है, स्वागत भाषण कुछ जगहों पर, है ना, कुछ स्थितियों में। अच्छा ड्यूलॉग में देखिए, देखिए मोनो में होता है अकेला आदमी, एक ही व्यक्ति है जो स्वागत भाषण बोलता जा रहा है। ड्यूलॉग का मतलब क्या हो गया, दो लोग हो गए, यानी इसमें अब दो लोग हैं, बातचीत करेंगे। तो ड्यूलॉग का मतलब क्या होता है, संवाद, बातचीत होती है। अभी हमको क्या चाहिए, प्ले का एंड हो रहा है और एंड में जो स्पीच दी जाएगी दैट इज कॉल्ड एपीलॉग। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2, है ना। देखिए इतना सिंपल सिंपल वाले आए हैं। आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड होकर करेंगे तो ये एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल 2023, ये आपके ही नाम है इस साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। 7 क्या कहता है, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। किताब की शुरुआत में जो लेखक है अपनी किताब के बारे में थोड़ा सा बताता है, क्या करता है, वो किताब के बारे में विवरण बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, जीवनी। ठीक है, स्टोरी ऑफ अ मैन, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन। प्रीफेस देखिए, प्रस्तावना। तो अभी सर थोड़ी देर पहले भी आया था एक वर्ड, थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, प्रोलॉग।
ये प्रोलॉग जो होता है ये आप प्रस्ताव मान सकते हो, क्या मान सकते हो उसको, केवल प्रस्ताव मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोलॉग, ये जो है प्रीफेस, यानी इसका मतलब होता है प्रस्ताव। अच्छा, बिब्लियोग्राफी क्या होता है बताइए। बिब्लियोग्राफी होता है मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताबों को कलेक्शन करने का मन करता हो, पुस्तक प्रेमी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पुस्तक प्रेमी। लेकिन ये कैसा व्यक्ति होता है, ये कलेक्शन करता है बस बुक की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ, यानी कि एडवांस। क्या चाहिए, किताब की शुरुआत में क्या होता है, प्रीफेस होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भैया, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर कुछ मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, या सर हमारा बहुत फास्ट रिवीजन हो रहा है, सर आपका वीडियो देखने के बाद में मेरा रिवीजन बहुत फास्ट से हो रहा है और मेरे को कंसेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को, और जो भी कुछ करता है यूट्यूब, क्या क्या डिमांड है उसकी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी 10-12 बटन हो, सारे के सारे बटन एक साथ दबा दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए शैली वाले वर्ड पर आ जाते हैं। शैली क्या कह रहे हैं, शैली हैज़ कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग वर्ड का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है, विचार करना, लंबे समय से किसी चीज पर विचार करना। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ईडियम्स पूछा गया, मुहावरा पूछा गया है। दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द इटैलिसाइज। इटैलिसाइज का मतलब देखिए, ये डिजाइन में थोड़ा सा कर दिया ना, इटैलिसाइज कर दिया इस वर्ड को, और इस इटैलिसाइज वर्ड का मीनिंग निकालना है। शैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। शैली कुछ दिनों से विचार कर रही हैं जॉब को छोड़ने का, लेकिन अभी तक उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला नहीं ले पाया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये चारों के चारों जो हैं मुहावरे हैं, चारों के चारों क्या हैं, इंग्लिश में मुहावरे। तो वे कूलिंग वंस हील का मतलब होता है वेट करना, कहीं भी इंतज़ार करना। बाइटिंग द डस्ट का मतलब क्या होता है, असफल होना, यानी लॉस हो जाना, किसी चीज़ में क्या हो जाना, मतलब हार मान लेना। क्या मान लेना, हार मान लेना, धराशायी हो जाना। ठीक है, च्यू द कड का मतलब क्या होता है, विचार करना, यानी थिंक करना, या पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब भी क्या होता है, विचार करना होता है। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है इन प्रॉब्लम, समस्या में होना। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है, विचार करना, विचार करने को क्या बोलते हैं, थिंक। तो च्यू द कर्ड, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, कुछ आगे बढ़े, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैंने 8 तो सॉल्व कर लिया है, 9 वाला किससे इंडिकेट करता है, 9 वाला भी बेटा ईडियम एंड फ्रेसेस से रिलेट करता है। तो आप अगर देख पा रहे हैं प्रीवियस, अगर मैं सेशन की बात करूं तो इसमें देखिए सिनोनिम पूछ लिया, देन एंटोनिम्स इन लोगों ने पूछ लिया, वन वर्ड के भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड्स के क्वेश्चन ये कंटिन्यू पूछते जा रहे हैं। अब इनका क्या टारगेट हो गया, ईडियम एंड फ्रेसेस। तो अब आपको ईडियम एंड फ्रेसेस को भी टारगेट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एज सुन एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन। जैसे ही प्रिंसिपल को इंस्पेक्शन इन द स्कूल, जैसे ही प्रिंसिपल को पता चला कि विद्यालय के अंदर निरीक्षण होने वाला है, ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है देखिए, चारों के चारों जो हैं मुहावरे हैं, चारों के चारों क्या है, मुहावरे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो पहला वाला जो वर्ड होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, घोड़े की खाद। पहले एप्पल का मतलब क्या था, घोड़े की खाद, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल बेकार। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब जहां पर सारी चीजें क्या हो, प्रॉपरली अरेंज रखी हो। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रॉपरली अरेंज्ड हो, एन अरेंज्ड मैनर, अरेंज्ड प्रॉपरली, अरेंज्ड प्रॉपरली। एप्पल ऑफ वन साई का मतलब क्या होता है, लाड़ला दुलारा होना, यानी एडोरेबल, लाड़ला दुलारा होना, आंखों का तारा होना। चौथे वाले का मीनिंग क्या है, आंखों का तारा होना। तो देखिए सारी चीजें परफेक्ट ऑर्डर में रखी हुई हैं, अरेंज्ड प्रॉपरली हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर विल बी फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
अगेन मैं यही बात कहूँगा, ये भी फाइल का ही क्वेश्चन है, जो पढ़ाया है वही फाइल में से आ रहा है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं प्लीज़ एक बार फाइल चेक कर लिया करें। आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं आता नहीं आता, तो बेटा ये क्या मैं आ रहा हूँ? कैसे नहीं आता? याद आप करते नहीं हो। याद करोगे जभी तो आएगा ना, याद तो करो। याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? फिर बाद में आप लोग कहते हो सर ये ऐसा हो जाता है वो ऐसा हो जाता है। भैया एक बात मैं बताऊं, भविष्यवक्ता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि 100 क्वेश्चन अगर है तो 90 से 80% जो है सिलेबस वो आपको मिल जाता है जैसा पढ़ाया जाता है। 100 आउट ऑफ 100 सिलेबस आना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है यार। आ जाए तो लक की बात है। कभी ऐसा भी हुआ है, आर्मी क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 100% भी आ जाता है हमारा पेपर। अब बच्चा याद नहीं कर पा रहा तो अब क्या कर दें भैया हम? चलिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। प्रोसेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। टूर, प्रोसेस का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? प्रोसेस का मतलब होता है कोई प्रक्रिया हो, ठीक है। टूर का मतलब क्या होता है? यात्रा या पर्यटन। श्रिम्प का मतलब क्या होता है? विजय, जीत हो। और सैंडविच, सैंडविच की स्पेलिंग गलत है, ये टी नहीं आना चाहिए। सैंडविच भोजन होता है ना खाने के लिए, ब्रेड सैंडविच, तो ये नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 क्या कह रहा है? 11 वाला का जो पार्ट है वो भी गलत स्पेलिंग को ही बताना है, ठीक है। किसको बताना है? गलत स्पेलिंग को बताना है। पहला वर्ड है हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब होता है भ्रम होना, ठीक है। पहले सबके हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। एलमनी का मतलब क्या होता है? डाइवोर्स होने के बाद में या डिवोर्स होने के बाद में महिला को जो खर्चा दिया जाता है, पत्नी को जो खर्चा दिया जाता है, निर्वाह खर्च, वो एलिमनी कहता है। लेकिन ये आफ्टर डाइवोर्स होता है, आफ्टर डिवोर्स होता है, सॉरी। हेलोवीन क्या होता है? हेलोवीन बेटा एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। ये जो है पूर्वी देशों ये जो है पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। ये मतलब आप विदेशों में मनाया जाता है और इसकी डेट होती है अक्टूबर 31। इसमें क्या होता है, लोग जो है मतलब अलग अलग तरह की ड्रेस कोड पहनते हैं, आत्माओं से संबंधित ड्रेस कोड पहनते हैं, डरावने से राक्षस जैसे मास्क पहनते हैं और हेलोवीन नाइट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्रिश्चियनिटी धर्म के अंदर ज़्यादा होता है, सेलिसस वाले लोगों के लिए होता है। स्ट्रक्चर का मतलब पता ही है भाई आपको। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का क्या हो? स्ट्रक्चर हो, है ना। आप क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अभी ज़रूरत क्या है? स्ट्रक्चर की स्पेलिंग ठीक है। हेलोवीन का मतलब भी आपको समझ में आ गया, ये एक फेस्टिवल होता है। एलुमनी के अंदर ये जो डबल एल है ये नहीं आना चाहिए, केवल सिंगल एल आता है एलुमनी के अंदर। और ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए भैया, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये होमोनियम्स चैप्टर से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? होमोनियम्स से। अब होमोनियम्स हर एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपको इन होमोनियम से ही पाला पड़ेगा। तो शुरू करें भैया। पहला जो होम, गुड राघव हैड अ गुड डैश और स्टेज प्ले। स्टेज प्ले का मतलब क्या होता है? स्टेज पे कोई शो हो रहा है, उसके लिए उसके पास में कुछ ग्रुप है। अब वो क्या है वो देखिए। पहला है ट्रुप। ट्रुप का मतलब होता है सेना। ये वाले ट्रुप का मतलब क्या होता है? मंडली। ये वाले ट्रुप का मतलब क्या होता है? मंडली। इस ट्रुप का मतलब क्या होता है? अलंकार। और ये वाले ट्रिप का मतलब क्या होता है? यात्रा पे जब जाते हैं आप, ट्रिप पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो अभी क्या है? स्टेज पे कोई शो हो रहा है। स्टेज पे अगर शो होगा तो क्या होगा बेटा? मंडली होगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? स्टेज पे शो होता है तो क्या होता है? मंडली होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ये क्या बता रहा है। 100 ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग रिवीजन रेमिशन रिसेशन। तो बोला गया है कि कई सौ जो फर्म्स हैं, फर्म्स का मतलब यहाँ पे कंपनी है बेटा। क्या है? कंपनीज। फर्म्स का मतलब यहाँ पे कंपनी है। बैंकरप्ट हो गई है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिवालिया हो गई हैं। कब हो गई दिवालिया? किस वजह से हो गई थी दिवालिया वो भी देख लेते हैं।
पहला है रिवीजन, रिवीजन का मतलब रिपीटेशन, रिपीट कर सकते हैं। रेमिशन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, फॉरगिव, क्षमा कर देना। रिसेशन का मतलब होता है बाजार के अंदर जो मंदी आ जाए, मंद पड़ जाता है मार्केट, है ना, मंदी आ जाना। और रिसे सॉरी, एक मिनट, इसका भी मतलब मंदी होता है और इसका भी मतलब मंदी होता है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये दोनों, देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, ये दोनों की दोनों जो वर्ड हैं, इनमें से मंदी के लिए जो प्रॉपर वर्ड आएगा बेटा वो ये वाला आएगा, रिसेशन। आप बेटा एग्जाम में यही वाला टिक कर कर आना। तो देखिए कई सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, क्यों हो गई? बाजार में मंदी थी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। रिपीट नहीं होगा, फॉरगिव नहीं होगा, ये वाला सी ई नहीं होगा, कौन सा वाला होगा? सी आई वाला नहीं होगा, कौन सा होगा? सी ई वाला होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो, ठीक है। चल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। विच डैश डू यू यूजली टेक टू द रीच योर ऑफिस? आप इनमें से किस रास्ते से आप अपने ऑफिस जाना चाहेंगे? तो शुरू हो जाइए। रूड का मतलब तो सभी को मालूम है, अनसिविलाइज्ड हो कोई, असभ्य व्यवहार करे कोई बंदा, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, असभ्य व्यवहार। इस रूट का मतलब क्या होता है? किसी को बुरी तरह क्या कर देना? हरा देना, डिफीट कर देना, हरा देना। और इस वाले रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जड़ होता है, पेड़ की जड़ होता है। और इस रूट का मतलब क्या होता है? वे यानी कि रास्ता। तो अभी क्या होता है, ऑफिस जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 का यूज़ करेंगे। देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है होमोनियम से पूछा गया है आपसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, 15 कैसे काम करेगा। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन किससे रिलेट करते हुए आ रहे हैं? वो क्वेश्चन आ रहे हैं ABCD एरर वाले पार्ट से आ रहे हैं। ई हार्डली न्यू, आज सीधा सा कंसेप्ट, जैसे हार्डली आ गया ना तो नथिंग कभी नहीं आता, कभी नेगेटिव वाला वर्ड नहीं आता। क्या आएगा इसमें? एनीथिंग आएगा। हार्डली के साथ में नो, नथिंग वगैरह ऐसे नेगेटिव एडवर्ब नहीं आते हैं। केवल क्या आएगा इसके अंदर? एनीथिंग। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना। यहाँ पे नथिंग को काट के क्या कर देंगे आप? एनीथिंग। मैंने ऊपर भी सोल्यूशन बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, ऑप्शन नंबर। और बेटा पेपर के अंदर ज़्यादा सोचना नहीं है, हार्डली आ गया तो आगे नथिंग या नो वाले वर्ड्स नहीं आने चाहिए। नो, नेवर, नथिंग, नन, नीदर। हार्डली का मतलब ही मुश्किल से होता है। ही हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटेड ज्वाइन। उसको वो मुश्किल से ही मैनेजर के बारे में जानता है जो नए वाले मैनेजर ने अभी अपॉइंट किया है, अभी नए वाले जो मैनेजर ने ज्वाइनिंग लिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या दिया हुआ है। 16 पे दिया हुआ है हियर कम द बस फॉर लखनऊ। देखिए जब भी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे अब लक्ष्मीबाई आती हैं या ये बस आ रही है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में होता है। क्या होता है? अब बस आती है, हियर कम द बस फॉर द लखनऊ, लखनऊ के लिए बस आती है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर सेंटेंस की शुरुआत में हेयर या देयर से हो और उसके तुरंत बाद में हमारे पास में एक वर्ब अवेलेबल हो, तो आपको ये सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? इन्वर्जन का यूज़ किया गया। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पहले वर्ब आ जाती है फिर सब्जेक्ट आ जाता है, आगे यहाँ पर एक एडवर्ब रहता है, तो हेयर यहाँ पे एडवर्ब है। बस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मुझे वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा कम्स। जब कम्स में एस लग जाएगा तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। बस सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 17 पर। और 17 नंबर क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है वो देख लीजिए। 17 नंबर जो है एक्टिव पैसिव वॉइस से बिलोंग करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देखता हूँ। द ग्रोइंग पॉपुलेशन विल हैव बीन कंट्रोल्ड, चलिए, बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय 2024। अच्छा, अब आपको जो गिवन सेंटेंस है आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास में एक्टिव वॉइस में, मैं शॉर्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसका बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है बड़े फॉर्मूले को रीड करने का।
एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल होगा तो पेसिव वॉइस में भी विल शैल होगा, हैव आ जाएगा। ये जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर आ जाएगा बीन, और फिर थर्ड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अभी क्या क्या दिया है देखो, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, यानी पेसिव वॉइस दिया है, मुझे एक्टिव वॉइस में जाना है। शुरू हो जाते हैं। कैसे? विल हैव कंटिन्यूड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, कंट्रोल्ड है, तो थर्ड फॉर्म के रूप में कंट्रोल्ड ही आना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। इज एम आर आ रहा है, इज एम आर का कोई कनेक्शन नहीं है। विल हैव एस्टेब्लिश्ड, ये थर्ड फॉर्म डिफरेंट आ रही है, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। विल हैव कंट्रोल्ड, सारा मैटर मिल रहा है जो हमको चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 कैसे मूवमेंट करेगा उसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई हाउ विल यू से, पता करिए कि आप कैसे बोलेंगे दैट द डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वेरी केयरफुली। आप कैसे बोलेंगे कि डॉक्टर ने जो भी विक्टिम थे यानी पीड़ितों का, यानी हिंसा से जो पीड़ित लोग थे उनका बहुत ही ध्यान पूर्वक इलाज किया। तो देखेंगे आपको इसमें से पहले वर्डों को कनेक्ट करना सीखिए। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो रिमेनिंग पार्ट मिला है यहाँ पर ये वायलेंस तक, कहाँ तक? वायलेंस तक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो वेरी केयरफुली है इसको अदर वर्ड के रूप में मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए इसको आप? अदर वर्ड। मैं फॉर्मूले को ड्रॉ करूँगा दोबारा से। सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म की जगह पे मैंने क्या रखा? वाज वर रखा। देखिए मैं बताने को तो शॉर्ट फॉर्म वाला भी बता दूंगा मैं, लेकिन मैं इसलिए डिटेलेशन में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ रहा है। अब शॉर्ट फॉर्म वाले बच्चे देखिए, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्या आ जाएगा? वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब ढूंढना चालू करिए वाज वर और थर्ड फॉर्म। देखिए वाज लगा है, ये अचानक से वाइल कहाँ से आ गया सेंटेंस में? क्वेश्चन में तो वाइल दिया नहीं है, ये कैंसिल हो गया। द डॉक्टर्स केयर वाज शोन, भैया थर्ड, ये सेकंड फॉर्म जो है ट्रीट, ये बदलेगी थर्ड फॉर्म में। ये वाज शोन कहाँ से आ गया? ये गलत है। द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस, ठीक है, वर आ रहा है, ट्रीटेड, ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ अभी और चेक कर लूँ। द विक्टिम्स वर ट्रीटेड अटेंटिवली, अटेंटिवली वर्ड है क्या कहीं ऊपर? नहीं है, अननेसेसरी के वर्ड दे दिए। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड को जब आप मैच करोगे ना तो एक एक वर्ड आपका फॉर्मूले से मैच करेगा और यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की तरफ पर। अब ये 19 वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? ABCD वाला दिया हुआ है जिसके अंदर आपको स्टोरी को अरेंजमेंट करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि अगर मुझे एक वर्ड मिल गया स्टार्टिंग का तो मेरा पूरा आंसर हो गया, अगर स्टार्टिंग वर्ड मेरे को मिल जाता है तो। और स्टार्टिंग वर्ड नहीं मिल पाया तो फिर परेशान होता फिरूंगा मैं। चलिए तो सोनू इसको करेंगे कैसे, एक बार देख लेता हूं मैं इसको, ट्रिक कहाँ से बने इसकी। चलिए बन गई। देखिए इसमें एक वर्ड लगा है आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी। बोला गया राम बाजार जाता है और मैं भी बाजार जाता हूं, तो मैं भी का मतलब क्या हो गया है? सेंटेंस सेकंड। जिसमें आल्सो लगा हो इसका मतलब वो सेंटेंस वन कभी नहीं हो सकता, वो सेंटेंस सेकंड ही होगा। तो डी वाला ऑप्शन तो आपका काम ही नहीं करेगा। दिस ईयर दिवाली इज मार्क्ड बाय द मर्चेंट एस्टेब्लिश बाय द न्यू अकाउंट बुक्स। नई किताबें रखी जाती हैं दिवाली के उत्सव पर, लेकिन उससे पहले चर्चा तो हो, फेस्टिवल के बारे में बताया तो जाए, क्यों मनाया, कैसे मनाया, क्या नहीं किया। ये कैंसल आउट हो गया। देखिए यहाँ पर अगर बी वाले ऑप्शन से स्टार्ट करूं, पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। दिवाली के त्योहार पर हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और गणेश भगवान की पूजा करते हैं, तो पहला सेंटेंस तो यही बनेगा। लॉर्ड गणेशा,
द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है परेशानी। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। इन इज वर्शिप फॉर द विजडम एंड ब्रिलियंस, समृद्धि के लिए और बुद्धिमानी के लिए गणेश भगवान को पूजा जाता है। अब आ गया डी, गॉडेस लक्ष्मी। अब किसकी चर्चा होगी? गॉडेस लक्ष्मी की। गॉडेस लक्ष्मी इज आल्सो वर्शिप्ड। देखिए पहले भगवान गणेश की पूजा हो गई और गणेश भगवान की पूजा के बाद में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऑन दिवाली वेल्थ एंड सक्सेस, सफलता के लिए और समृद्धि के लिए हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4, दिस ईयर दिवाली इज मार्क्ड बाय द मर्चेंट एस्टेब्लिशिंग न्यू बुक्स। और दिवाली वाले त्योहार पर क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, एक नई बई खाता लेकर आते हैं, ठीक है, अकाउंट बुक लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अच्छा 20 वाले में देखिए S1 दिया है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है, और S6 दिया है, ये क्लोजिंग सेंटेंस है। यानी ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दोनों इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिए, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया गया है। ये दिए हुए सेंटेंस को कैसे शॉर्ट आउट करना है वो देखें। देखिए मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें का क्या ट्रिक बना सकते हैं सोनू, कोई ऐसा वर्ड जो उसको ट्रिक को मैनेज कर जाए। अच्छा देखिए, अगर मैं प्रॉपरली देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, अभी मैंने सेंटेंस को पढ़ा नहीं है, ये मैं आपके साथ में ही कर रहा हूँ, मैंने सेंटेंस को पढ़ा नहीं है। ये गेज के साथ में क्या आता है, हमेशा एक प्रपोजिशन आता है। गेज का मतलब होता है घूरना, और इसके साथ में एक प्रपोजिशन आता है एट। तो एक बात तो कंफर्म है कि पहले सी आएगा और फिर डी आएगा, क्योंकि गेज के बाद में ये एट इसमें दिया हुआ है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि सी के बाद में डी आ रहा हो। अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पे तो डी सी ए हो गया यार, यहाँ बी तो लगा ही नहीं है। एक ऑप्शन और ऐड कर लेना, यहाँ बी ऐड कर लेना ऑप्शन को, ठीक है। डी सी ए कहाँ से हो गया यार? आप देखिए कि सी के बाद में डी किस ऑप्शन में सेट हो रहा है, बस ये देखो। सी के बाद में डी आ रहा है, नहीं आ रहा। सी के बाद में डी आ रहा है, चलिए अभी होल्ड करते हैं, चेक करते हैं। सी के बाद में डी आ रहा है, नहीं आ रहा। सी के बाद में डी आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका फाइनल आंसर होगा, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फाइनल। ही सैट बिसाइड इन द सीट, वह क्या है, कुर्सी के अंदर बैठी हुई थी। बिसाइड द बेड, पलंग के पास में कुर्सी पर बैठी हुई थी। गेजिंग स्टर्नली, घूर रही थी टक टक नजरों से। एट द पेशेंट फेस, पेशेंट को चेहरे को देख रही थी। डी, हार्डली शोइंग एनी साइन ऑफ हियरिंग व्हाट दे वर सेइंग टू हिम, कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रही थी, वो केवल उसको घूरे जा रही थी कि उन्होंने कुछ सुना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा, गेज के साथ में एट लगेगा, इसी वजह से ऐसा हुआ। सॉरी बेटा, तबीयत थोड़ा सा हमारी ऐसी चल रही है, कोई बात नहीं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो देखिए लास्ट सेशन पर आ गए हैं। अगर आपको मेरे का पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ने हमको अच्छा पढ़ाया है, हमारे पेपर के लेवल का कंटेंट कराया है, एक एक शब्द का मीनिंग बताया है, सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चेंजेस ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, प्रकृति का जो है, पृथ्वी का क्लाइमेट, वातावरण बदल रहा है। ड्रिवन बाय इंक्रीज डैश ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस कभी भी वर्ड आए ना, तो हमेशा एमिशन वर्ड का यूज़ किया करो। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उत्सर्जन होना, ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, ठीक है। क्या ये हो जाएगा पहले वाला, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइज नहीं होगा, निषेचित होता है, ये नहीं होगा। क्रिएशन मतलब निर्माण करना होता है, नहीं। फीडिंग का मतलब क्या होता है, भोजन कराना होता है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा इमिशन, इमिशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होना, यानी बाहर की तरफ निकलना, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 21 में हो गया 4। अब आगे देखिए, आर ऑलरेडी हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, जिसका क्या हो रहा है, एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, किसका, हमारे पर्यावरण पर। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर, क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आइस शीट्स, बर्फ की चादरें पिघल रही हैं। ऑकरेंस ऑफ शिफ्ट ऑफ फ्लावर प्लांट्स ब्लूमिंग टाइम, जो पौधों का जो खुलने का समय था वो भी बदलता जा रहा है ना। जनवरी फरवरी में फ्लावर आना था, वो मार्च अप्रैल में आ रहा है, ठीक है। गर्मी के फल सर्दियों में और सर्दी के फल गर्मियों में। अब तो आप
12 महीने सभी तरह के फल हैं। आप तो डिमांड कर दें, आप तो तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर लगा दें, वो तो ले आएंगे फल कहीं से भी हो ऑनलाइन वाले। आर क्रिएटिंग एन ओवरऑल डैश इन द नेचर इकोसिस्टम। अच्छा, जब बेमौसम फल आ रहा है तो क्या ये बैलेंस सिचुएशन है? कैसी सिचुएशन है ये जो सिचुएशन है इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है निराशाजनक, ये नहीं है। इम्बैलेंस मतलब अस्थिरता की स्थिति है। क्रिएटिविटी मतलब आप कोई अलग तरह की क्रिएटिविटी हो, कलाकारी। और हंगर का मतलब भूख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब थोड़ा सा मेरे सिर से ना ये ढक रहा होगा, है ना, मैंने देखा था थोड़ा सा ढक रहा होगा, तो बेटा मैं थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट कर लूंगा, तो आप आसपास के वर्ड को पढ़ लेना बेटा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंडीशंस लाइक द राइज ऑफ सी लेवल, बर्फ का क्या हो रहा है, स्तर बढ़ रहा है। एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, और जो नमकीन पानी है वो भी बढ़ता जा रहा है। हैव एडवांस टू द पॉइंट वेयर होल, तो 13 का आंसर देखिए। वेयर होल, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, मैं ऐसा हो जाता हूँ। वेयर होल डैश हैव हैड टू रीलोकेट। अच्छा, रीलोकेट का मतलब क्या होता है? शरण लेना। while protecting the drought from putting the people at risk of। तो पहले 23 का मीनिंग देखिए, क्या हो रहा है 23 के ऊपर? भीड़ मतलब मॉब्स का मतलब होता है गुस्सैल भीड़। गुस्सैल भीड़ जमा हो रही है? नहीं। कंडीशंस, कोई परिस्थितियां आ रही है? नहीं। जनता जमा हो रही है? नहीं। कम्युनिटीज, क्या हो रहा है? लोगों के ग्रुप बनते जा रहे, कम्युनिटीज बनती जा रही हैं। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 24 को देखेंगे। देखिए भाई, क्या हो रहा है कि प्रकृति में सारी घटनाक्रम अलग अलग हो रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा जो है पिघल रही है, जिसके कारण पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और धूप पड़ने के कारण पानी उबलता जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नमकीन पानी हमें किनारे पर देखने को मिल रहा है। जितने की आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा नमक हमको मिल रहा है। प्रकृति हमको कह रही है बेटा आयोडीन खा तू, अब तू आयोडीन खा, तूने मेरे को बड़ा परेशान किया, अब मैं तेरे को आयोडीन खिलाती। वाइल प्रोटेक्टिंग द ड्रॉट्स, है ना, सूखा पड़ने के लिए। आर पुटिंग पीपल एट द रिस्क ऑफ फेमाइन। देखिए, सूखा पड़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगा, सर्जरी नहीं होगा, ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। द इफेक्ट ऑफ, अब आगे देख लेता हूँ। द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग वर, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है? फॉर पीपल अलाइव टुडे विल वर्सन एज लॉन्ग एज ह्यूमन कैप फीडिंग ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो भैया इसका एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, हार्ड ब्रेकिंग है? नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास? नहीं है। कंडीशनल? नहीं। इरिवर्सिबल, यानी अचल प्रभाव पड़ रहा है अब इसका। हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब प्रकृति अपने रूप में आ गई है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है सेशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयारी करें बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।